हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के आज चंद अहम मुद्दात और सवालात। सबसे पहले ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से कुछ दस्तावेज़ी हक़ाइक़ हैं, कुछ सच्चाई है और कुछ ऐसे हैं जो कि सिर्फ झूठ है और प्रोपेगेंडा है। हकीकत वो है, सच्चाई वो है, दस्तावेजी सबूतों के साथ जो पाकिस्तान ने प्रेजेंट की है। आपको याद होगा कि अफगान तालिबान के काबिज रजीम ने एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ का तूफान खड़ा कर दिया था कि ओहो काबुल में पता नहीं किसी मरकज़ में कोई 400 के करीब लोग जो हैं मारे गए पाकिस्तान की बमबारी के नतीजे में, और उसमें से निकला सिफर। उसका कोई सबूत, उसकी कोई हकीकत अफगान तालिबान रजीम आज इस लम्हे तक प्रोवाइड नहीं कर सकी। जबकि उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जितनी शहादतें हुई हैं अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की तरफ से इस्तेमाल करके, वो पूरी दुनिया के सामने हैं। पाकिस्तान ने उनके दस्तावेजी सबूत भी पेश किए हैं। मैं आपके सामने भी वो फैक्ट्स एंड फिगर्स रख देती हूँ, लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं हैं, ये वो जीते जागते इंसान हैं जो दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से मारे गए, जिनके ख़ानदान हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनकी माएँ हैं, जिनकी बहनें हैं, जिनके वालिदैन हैं, जिनके रिश्तेदार हैं। ये वो लोग हैं, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है, लेकिन चूंकि सबूत हैं, हकाइक हैं, ट्रांसलेट करने हमें पड़ते हैं। 2025 की कहानी सुन लीजिए, जहां अफगान तालिबान की सरपरस्ती में भारतीय गिरोहों की दहशतगर्दी की वजह से 400 पाकिस्तानी शहीद हुए। इनकी माहाना औसत यानी कि एक महीने का अगर फिगर निकाला जाए 2025 में 400 पाकिस्तानी, तो 2025 में एक महीने में 33 पाकिस्तानी शहीद होते हैं जो अफगान तालिबान रजीम की सरजमीन इस्तेमाल करके, उनके ज़ेर कब्जा जो अफगान सरजमीन है उसको इस्तेमाल करके भारत की सरपरस्ती में इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की। 2026 अभी इस वक्त ये मई का महीना है, 4-5 महीने गुजरे हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि 2026 में अब तक 130 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं। यानी कि इसका मतलब है कि महीने में 52 पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं अफगान तालिबान की वजह से, अफगान सरजमीन के इस्तेमाल करने की वजह से, भारतीय प्रॉक्सीज की वजह से। ये वो दहशतगर्दी है, इनके जनासे, इनके खानदान तमाम दुनिया के सामने हैं, तमाम दुनिया के सामने इनकी तदफीन होती है इन लोगों की। लेकिन कहाँ हैं वो झूठे और मन घड़त और प्रोपेगेंडा पर मबनी वो 400 लोग जो किसी मरकज़ में थे और फिर हवा में फना हो गए, ये झूठ की तरह फना हो गए। आज तक अफगान तालिबान रजीम उन लोगों का सबूत नहीं दे सकी। इसलिए ये मुतालबा करना बिल्कुल हक है और बिल्कुल हक बजानिब नज़र आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा अफगान तालिबान के इस झूठे प्रोपेगेंडे का नोटिस ले और 400 सिविलियन हलाकतों का जो एक ड्रामा है अफगान तालिबान काबिज रजीम का, उसका भी नोटिस लिया जाए। ये चीज़ आज प्रोग्राम में रिकॉर्ड पे लाना बहुत ज़रूरी थी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तान के हालात के हवाले से बात करेंगे। एक तो 28वीं तरमीम का फिर से चर्चा है और कहा जा रहा है कि जी मई के महीने के इख्तिताम तक 28वीं तरमीम आ जाएगी। इसकी ज़रूरत क्या है, इस तरमीम में क्या कुछ है? अभी कल परसों प्रेसिडेंट से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ। उसमें चूँकि लॉ मिनिस्टर भी थे, स्पीकर कौमी असम्बली भी थे, तो कान ज़ाहिर खड़े हो गए हम सहाफ़ियों के। हमने भी बार बार सवाल किया कि आखिर लॉ मिनिस्टर क्यों गए हैं प्रेसिडेंट साहब के पास। तो 28वीं तरमीम में क्या आ रहा है? क्या 18वीं तरमीम मुकम्मल रोल बैक होने जा रही है? क्या पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर है वो तब्दील होने के लिए जा रहा है, जो एक फेडरेशन का स्ट्रक्चर है, क्या उसमें कुछ तब्दीलियां होने के लिए जा रही हैं? क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में तब्दीलियां होने जा रही हैं? क्या पाकिस्तान के फंडामेंटल स्ट्रक्चर में तब्दीलियां? और अगर ऐसा है तो फिर अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन कहाँ पे खड़ी है? अपोजिशन क्या कर लेगी? 26वीं में क्या कर लिया, 27वीं में क्या कर लिया, 28वीं में क्या करेगी? ये बड़े अहम सवालात हैं। फिर बजट की भी आमद है, महंगाई का बहुत बड़ा एक अफरीद मुंह फाड़ के अवाम को निकल रहा है, लेकिन वही सवाल अपोजिशन कहाँ है? इन तमाम मुद्दात सवालात के हवाले से जवाब लेंगे जी। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं, डिबेट डिस्कशन कौन मेरे साथ मौजूद है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUIFA के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शफ़क़त अब्बास आवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी हुज़ैफ़र रहमान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं, मरकज़ी रहनुमा है PMLN के। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं निसार खोड़ो साहब, सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले आपसे ये सवाल, 28वीं तरमीम क्या आने वाली है? इसमें क्या कुछ है, क्या कुछ हो सकता है, क्या इसकी ज़रूरत है? और अपोजिशन JUIFA का, बल्कि मुझे आप बताइए कि 28वीं के हवाले से JUIFA का स्टैंड क्या होगा?
ایسا ہے کہ جس چیز کو دیکھا نہ ہو اس کے بارے میں فی الوقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے. اسپیکولیشنس ہیں کہ اس میں یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا. ہاں یا یہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ مختلف طرح کے ڈرافٹ ہیں اور مختلف طرح کے ڈرافٹ جو ہے نا وہ پھر ایک دوسرے کے بعد جو ہے نا وہ سامنے لائے جاتے ہیں کہ کسی ایک چیز پہ ایگری کروا رہے ہیں. اب ان کے جو لانے والے ہیں ان کے ذہن میں کیا ہے اور وہ کس طرح سے دوسروں کو کیا آیا اعتماد میں لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. دیکھیے 26th امینڈمنٹ جب آئی تھی تو اس میں بہت سارے کلازز تھے اور وہ بہت سارے کلازز میں بہت ساری چیزوں کو اس کی بٹرنس کو کم کیا گیا اور اس میں کچھ چیزیں اور شامل کروائی گئی اور دین جو ہے نا اس کے اوپر پھر ہم سب نے ایگری کر کے ووٹ کیا ماس وائی پی ٹی آئی کے یا اس کے باقی جو ان کے ساتھی ہیں ان کے علاوہ باقیوں نے وہ کیا. مگر 27 میں جو ہے نا وہ یہ سمجھا گیا کہ کسی بھی اپوزیشن کی جماعت کو اعتماد میں لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو جب 27ویں ترمیم کا ووٹنگ کا وقت آیا تو باقی پارٹیوں نے جس میں پی ٹی آئی وغیرہ شامل تھی انہوں نے ابسٹین کرنے کا فیصلہ کیا, ہم نے اپوز کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم نے ووٹ کاسٹ ان کے خلاف کیا. اب 28ویں ترمیم اگر تو اس میں ایک آئیڈیل سچویشن تو یہ ہو سکتی ہے کہ اٹانومی جو ہے صوبوں کی مزید بڑھا دیں. اگر یہ آئیڈیل سچویشن ہے 18th امینڈمنٹ سے بھی ہم آگے چلے جائیں اٹانومی کے ٹورڈز تو یہ ہمارے لیے بہت آئیڈیل ہوگا. اس صورت میں تو ظاہر ہے ہم تو بڑے کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا ووٹ کرنے آئیں گے. مگر اگر یہ چیزیں ریورس ہوتی ہیں اور اس کو رول بیک کرتے ہیں 18th امینڈمنٹ کو جو اس میں جو ہے نا وہ بہت سارے محکمے جو ہے وہ وفاق سے لے کے اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ صوبوں کو ہی توڑنے کی جو ہے نا بات کی جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ میرا خیال ابھی تک ڈیبیٹ نہیں ہوا پارٹی کے اندر مگر ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. اس وقت تک کی پالیسی یہ ہے کہ تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو, اگر سوٹ کی ترمیم تو سپورٹ کریں گے, سوٹ نہ کی تو نہ سپورٹ کریں گے. شفقت عباس اعوان صاحب شکریہ تشریف لانے کے لیے. پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے؟ اچھی ہے تو آنی چاہیے, سپورٹ کریں گے یا انٹائرلی ٹوٹلی آپ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ نہیں, ہم بالکل ہم ساری اچھی چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں اگر کچھ حکومت اچھا کرے تو, لیکن معذرت کے ساتھ حکومت سے امید ہے نہیں. انہوں نے نہ کچھ 26ویں میں اچھا کیا نہ 27ویں میں اچھا کیا. تو ایک آپ نے بات بڑی خوبصورت کی ہے, مجھے بہت اچھی لگی کہ 26ویں میں کیا کر لیا ہم نے اور 27ویں میں ہم نے کیا کر لیا. میں جب انٹرو دے رہی تھی تو آپ ہنسے بھی. ہاں تو وہ ایک میری بہن ہے میں نے ہے مسلم لیگ نون سے, تو وہ کہہ رہی تھی ہم نے شکر کرو 100 روپے بڑھایا, اگر 200 بڑھا لیا تو تم کیا کر لیتے. تو بات تو ٹھیک ہے نا, ہم کیا کر لیتے. نہیں, آپ اپنی بے بسی کا رونا نہیں رونا نہیں رو رہا, میں کچھ حقائق بتا رہا ہوں. نہیں, میں حقائق بتا رہا ہوں. جب 26ویں ترمیم ہو رہی تھی تو میں کہیں چھپا ہوا تھا یہاں سے 400 کلومیٹر دور اور میری فیملی یہاں سے 500 کلومیٹر دور کہیں چھپی ہوئی تھی. صرف اپنی داستان بتا رہا ہوں. ہر میرے ایم این اے کے ساتھ یہی پوزیشن تھی کہ کوئی اٹھایا نہ جائے, کسی کے بچے نہ اٹھائے جائیں, کسی کی بیوی نہ اٹھائی جائے, کسی کے گھر والے نہ اٹھائے جائیں اور مجبوراً پھر رکھ کے اور ووٹ نہ ڈلوا لیں. تو جب یہ حالات ہوں گے تو آپ کا بالکل درست ہے آپ کی بات کہ ہم کیا کر لیں گے. ہم کیا کر لیں گے بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس لوگوں نے تو پیٹرول کی پرائسز مہنگائی پر بھی کچھ نہیں کیا. ہمارے پاس گن تو ہے نہیں, کسی نے آپ کے کنپٹی پہ بندوق نہیں رکھنی نا. پیٹرول پر میں تو روزانہ کی بنیادوں پر بول رہا ہوں. یہ پیٹرول انڈیویجول بول رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپوزیشن نے جب اجلاس شروع ہوا اور پہلے 2 دن ہم احتجاج اس طرح پیٹرول پہ کرتے رہے ہیں اسمبلی میں کہ آپ کر کیا رہے ہیں ان غریب لوگوں کے ساتھ بھائی. آپ اسمبلی میں احتجاج سے کچھ نہیں ہونا, ٹھیک ہے, آپ وہاں پہ ایک رجسٹر کروا دیں ٹوکن, جب تک آپ سڑکوں پہ نکل کے ان کے اچھا سڑکوں پہ ہم ضرور وہ آ رہے ہیں, سڑکوں پہ ہم ضرور آئیں گے, لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اس گورنمنٹ نے کسی کا تھوڑا سا احتجاج بھی برداشت کیا ہے, وہ پولیٹیکل جماعت ہو, وہ کوئی مذہبی جماعت ہو یا وہ کوئی بھی شخص ہو, وہ ڈی چوک ہو, وہ مرید کے ہو, وہ ڈی چوک ہو, وہ مرید کے ہو. اب یہ نہ پوچھئے گا میں کیوں ہنسا ہوں پھر جماعت اسلامی والی بات پہ. ڈی چوک ہو, مرید کے ہو یا وہ کراچی ہو یا سکردو, جب بھی کوئی نکلا ہے اسے بھون کے رکھ دیا گیا ہے. لوگوں پہ درجنوں کے حساب ایف آئی آر درج کرتے ہیں اور وہ بھی دہشت گردی کی اسی احتجاج کے لیے. تو دیکھیں پاکستان میں نارمل حالات نہیں ہیں. پاکستان میں آپ معذرت کے ساتھ کوئی یہ سمجھیں کہ کوئی جمہوریت چل رہی ہے, ایسا نہیں ہے. سر اگر آپ یہ کہیں کہ جی انقلاب نارمل حالات میں آنا چاہیے, احتجاج نارمل, ہمارے اوپر پھول کی پتیاں برسائی جائیں, ہمیں پانی پرووائڈ کیا جائے, ہمارے
راستوں میں ٹینٹ لگائے جائیں, لیٹ می کمپلیٹ, بینڈ باجے بجائے, ایسا تو نہیں ہوتا نا احتجاج کیسے؟ ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو مروائیں, دیکھو حکومت کے پاس تو گولی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے, ہم خود نکلیں گے, ہمیں ماریں, ہمیں جیلوں میں ڈالیں, لیکن کم از کم ہم سے مراد لیڈرشپ, پارلیمنٹیرین, ہم سے مراد پارلیمنٹیرین, سینیٹرز, ٹھیک ہے. دیکھیں جب لیکن تک اڈیالہ تو نہیں گئے آپ لوگ کل؟ سارے وہیں پہ تھے, میں بھی وہاں پہ تھا, اور سارے ایم این ایز ایم پی ایز وہیں پہ تھے. اچھا, سینیٹرز بھی تھے آپ کے سارے؟ سینیٹر بھی تھے. اچھا, ایم این ایز آپ کے 91 ہیں, تو 91 ایم این ایز تھے وہاں پہ جو پاکستان میں ہیں ان میں سے 80% وہاں پہ تھے. اچھا, کتنے ایم این ایز گئے تھے کل؟ ہمارے اس وقت 74 تعداد رہ گئی ہے, 91 پرانی باتیں ہیں, فارغ کر دی ہیں, ان میں سے 10-15 پاکستان میں نہیں ہیں, 10-12 آگے, باقی سب موجود تھے. تو تقریباً وہاں پہ کل 45-50 کے قریب ایم این ایز لیکن تھے. سینیٹرز تو آپ کے نہیں تھے. اچھا, سینیٹرز میں دیکھیں, میں ہمارے 15-16 ہیں, 4-5 جن کو میں جانتا ہوں میں نے دیکھے ہیں. اچھا, ایم پی ایز پنجاب کے بہت زیادہ آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, کے پی ایز کے ایم پی ایز کو میں زیادہ نہیں جانتا, جن کو جاننے والے جو ہیں میرے وہ تھے. تو آپ پہچان میں آپ کے نہیں آئے. اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے آپ لوگ ہیں وہ نکلیں گے, کب نکلیں گے؟ میرا خیال ہے ہمارے پاس یہی 15-20 دن ہے, 1 مہینہ ہے. اگر ہم نے نکلنا بجٹ کے آنے سے پہلے اگر ہم نے نکلنا ہے تو ابھی نکلنا ہے, ورنہ پہلے بھی بہت دیر ہو گئی اور دیر ہو جائے گی. یہ وقت ہے. دیکھیں, حکومت نے پہلے تو پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پہ لگایا, اس کے ساتھ جو بھی کیا, لیکن اس وقت جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ 25-26 کروڑ لوگوں کے ساتھ. بالکل جی, خاص طور پہ مہنگائی پہ نکلیں آپ لوگ, پیٹرول پہ نکلیں, پیٹرول کے خلاف نکلیں, قیمتوں کے خلاف نکلیں, مہنگائی کے خلاف نکلیں. اگر ہم اب بھی نہ نکلیں, کرے گا, ہم نہ نکلیں, تو یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے 42 روپے کی سمری ہے, اور وہ سمری منظور ہوگی, اور جمعے والے دن یہ جو لیوی ہے 118 سے 160 پہ چلی جائے گی پیٹرول. یہ کہا ہے حکومت نے؟ یہ بالکل جائے گی. یہ کہا ہے حکومت نے؟ یہ بالکل جائے گی. 160 تک ہونے کا انتظار کریں گے یا آپ اس سے پہلے نکلیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو ایک لمحہ بھی انتظار اب نہیں کرنا چاہیے, جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے. تو دیکھیں, ایک انڈیویجول فیصلہ نہیں ہے, لیکن آپ لوگ پھر اکٹھے مل کے نکلیں گے اپوزیشن والے, کیونکہ اچکزئی صاحب نے بھی ملاقات کی, مولانا صاحب سے. یہ صرف میں بعد میں سوال کرتی ہوں, یہ میں کروں گی سینیٹر کامران صاحب سے سوال, لیکن چونکہ سینیٹر نثار کھوڑو صاحب نے جوائن کر لیا. السلام علیکم سینیٹر نثار کھوڑو صاحب, کین یو ہیئر می؟ آپ کو آواز آ رہی ہے میری صاحب؟ جی آ رہی ہے, مہربانی آ رہی ہے. سر شکریہ, ذرا تاخیر سے جوائن کر لیا آپ نے. تو اب آپ سے سوال ہم کرنے جا رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ پریزیڈنٹ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے؟ خبر تو یہی آ رہی ہے کہ 28th امینڈمنٹ وہاں ڈسکس ہوئی ہے, بیکاز لا منسٹر جہاں پہ وہ ظاہر ہے وہاں پہ پھر قانون سازی لیجسلیشن ہی ڈسکس ہوگی. تو 28ویں ترمیم میں کیا کچھ ہے, کیا اس کی ضرورت ہے, کیا پیپلز پارٹی کسی ڈیل کے تحت مانے گی؟ دیکھیں جی, اخبار میں خبر آپ نے بھی پڑھی اور میں نے بھی پڑھی کہ جی کچھ ترامیم پر کوئی بات ہوئی, جی, اس کا کوئی کمیونیکیشن نہیں آیا, اس کا کوئی اعلان نہیں آیا, اس کی کوئی خد و خال ظاہر نہیں کیے گئے, اور آئی گئی بات. نہ ہمیں کسی پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ اس ترمیم میں یہ چیزیں ہوں گی, نہ کسی وزیر نے بتایا, نہ اسپیکر قومی اسمبلی نے بتایا. آپ کی زبانی سنتا ہوں, دوسروں کی زبانی سنتا ہوں. ہمارا موقف اپنی طرف پہ ہے کہ ہم نے بڑی کوششیں کر کے پاکستان کے اصول کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے جو 18ویں ترمیم میں ہوا. جی, اس کے بعد جوڈیشری کے لیے بھی ریفارمز آئے یا اس کے لیے بھی کوئی ترمیم کی گئی جو ہمارے نقطہ نظر سے مطابقت رکھتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ آئین میں ترامیم ایسے مطلب دنوں میں نہیں ہوتے, مطلب ہر 15 دن کے بعد ترمیم کر لو, یہ ہوتا نہیں ہے. ابھی ہمیں کوئی خد و خال کا پتہ نہیں ہے. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنی سنائی باتیں ہیں یا انہوں نے کوئی مسودہ دیکھا ہے, تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب سے اگر کوئی بات کسی نے کی بھی ہے تو انہوں نے کوئی شیئر نہیں کی. کوئی اتنی بڑی بات شاید نہ ہوگی کہ اس کو شیئر کرنا پڑے. سر اتنی بڑی بات کیسے نہیں ہوگی؟ ترمیم آ رہی ہے, 18ویں کے بارے میں بات ہو رہی ہے, لا منسٹر چلے گئے, اتنا بڑا ڈیلیگیشن چلا گیا, پرائم منسٹر تھے, اسپیکر قومی اسمبلی تھے, نائب وزیر اعظم تھے, وزیر خارجہ بھی ہیں, وہ لا منسٹر تھے, اتنا بڑا ڈیلیگیشن, تو بڑی بات تو ہوگی نا سر؟ دیکھیں بھائی, یہ اکثر ملتے رہتے ہیں. نہیں سر, یہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب ملتا رہتا ہے, جوہر صاحب بھی ملتے ہیں, دوسرے بھی ملتے ہیں.
लेकिन उसकी कोई कम्युनिके नहीं आई। सर कम्युनिके तो आएगी भी नहीं ना, कैसे समझूं कि कम्युनिके तो आएगी भी नहीं ना सर, ये तो आप मुझे जरा एक सियासी बयान दे रहे हैं ना, कम्युनिके तो अभी थोड़ी आएगा। मैं अर्ज करूं, देखें गरीला, बात सुने, तरमीम उसको कहेंगे जब वो नेशनल असेंबली में पेश हो, या कोई ड्राफ्ट जब यानी आपको प्रेजेंट नेशन कर के दिया सामने जाए। पेश हो। ठीक, राइट पेश हो, हमें मौका मिले पढ़ने का, ठीक, फिर उसके ऊपर राय जनी होती है। यानी कि पीपल्स पार्टी भी उतनी ही ब्लैंक है जितनी पीटीआई ब्लैंक है, या जितनी जेयूआईफे ब्लैंक है, या जितने पाकिस्तान के अवाम ब्लैंक है। तो जरा पूछ लेते हैं हुज़ैफर रहमान साहब से, वज़ीर मुमलिकत है, इनको डेफिनेटली सुनना होगी। मैं गुजारिश यही कर रहा हूं, सर मुझे फिर जरा हुज़ैफर साहब से सवाल करने दें ताकि ब्रेक आ जाएगी। जब तक आवाम को आप भले ब्रेक दे दें, जो भी करें, लेकिन जब तक आवाम के सामने बात नहीं आती तो उसमें कमेंट करना बुरी बात। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट टेकन सर, वैलिड। हुज़ैफर रहमान साहब आपको डेफिनेटली सुनगुन होगी, आप तो वज़ीर आज़म साहब के बड़े करीब हैं, बैठते हैं आप कैबिनेट की मीटिंग्स में। क्या करने जा रहे हैं? 28 लाने जा रहे हैं, 28 में क्या कुछ है, जरूरत क्या है? जी बहुत शुक्रिया मिस गरीदा। एक तो गुजारिश ये है कि आइन में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है जी, और वो बेहतरी का ही एक ख्वाब था जब 73 के आइन में एक मेजर तरमीम करके 18वीं आइनी तरमीम लाई गई थी। और अगर 18वीं आइनी तरमीम में कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक प्लान था, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान तय पाया था। फिर आपने देखा कि 26वीं आइनी तरमीम हुई, लेकिन 26वीं आइनी तरमीम में चूँकि हमें जिन इत्तेहादी जमातों के वोट की ज़रूरत थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आइनी कोर्ट नहीं, आइनी बेंच बना लें। और आइनी बेंच बनने के बाद 1 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही आवाज़ें आना शुरू हुई, ओवरलैपिंग हो रही थी बेंचेस में। तो 27वीं आइनी तरमीम नागुज़ीर हुई। अगर 28वीं आइनी तरमीम उन दोनों तरमीम को बेहतर करने के लिए लाई जाना ज़रूरी हुई तो बिल्कुल ज़रूर आएगी। और हमेशा लॉ डिपार्टमेंट का तो काम ही यही होता है कि आइन को बेहतर करना, पाकिस्तान पीनल कोड को बेहतर करना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को, सिविल प्रोसीजर कोड को, या बाकी लॉज यानी लॉ ऑफ लैंड जो एग्जिस्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी से हमेशा से मुशावरत रहती है और वो मुशावरत मुसलसल चलती रहती है जब तक हम दोनों किसी एक नुक्ते में मुत्तफिक ना हो जाए। लेकिन पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम आ सकती है। सर हुज़ैफर साहब, जैसे निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं कि हर 15 दिन के बाद तरमीम तो नहीं होती ना, ये मतलब आइन में तरमीम आप कर रहे हैं तो ये मुनासिब तो नहीं है? वो भी सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों ने तो मोम की नाक बना दिया फिर आइन को। खोड़ो साहब बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, एक अरसा उन्होंने गुजारी है ज़ाहिर है इसी दश्त की खाक छानते हुए। हम तो उनके सामने तिफले मकतब हैं, लेकिन 15 दिन बाद नहीं आ रही। मेरे ख्याल से 27वीं यानी तरमीम को भी आए हुए एक अरसा हो गया। लेकिन फिर भी जो भी मुस्तफदा आएगा वो आप लोगों के सामने होगा। और अगर ज़रूरत महसूस हुई और तमाम इत्तेहादी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, जो 222 या 224 का जो स्कोर चाहिए 2/3 के लिए पार्लियामेंट में, और सेनेट के अंदर 64 का नंबर है, वो पूरा होगा तो आएगी। अगर वो पूरा नहीं होगा, यानी कि सिर्फ इत्तेहादियों को लेंगे एतमाद नहीं, ऑपोजिशन को नहीं लेंगे, मतलब आप पाकिस्तान के मुकम्मल अवाम को एतमाद में लेंगे। कोशिश तो हमारी होगी कि हम अचकज़ई साहब के पास भी वो मुसवदा लेकर जाएं, और अगर अपोजिशन भी उस पर वोटिंग करेगी तो हमें खुशी होगी। और मौलाना साहब अगर अपोजिशन नहीं मानेगी, मौलाना साहब के पास भी लेंगे। मौलाना साहब जरा अपोजिशन में बैठे हुए, तो हम अपोजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने तहरीक इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अपोजिशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ठीक, चलिए एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं सेनेटर कामरान साहब से बात करते हैं। सवाल शफकत अब्बास अवान साहब भी मौजूद हैं, सेनेटर निसार खोड़ो साहब, हुज़ैफर रहमान साहब को आप सुन रहे हैं। लेट्स टेक द शॉर्ट एंड क्विक ब्रेक, देन कम बैक प्लीज। द ब्रेक मेरे साथ मौजूद है हुज़ैफर रहमान साहब, निसार खोड़ो साहब, शफकत अब्बास अवान साहब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर कामरान साहब, सर आपसे मेरा ये सवाल है कि आप लोगों ने कोई हिकमत अमली, कुछ पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, कुछ महंगाई के हवाले से, जिस तरह PTI शफकत अब्बास कह रहे हैं कि हम निकलेंगे सड़कों पे, तो क्या कोई इकट्ठ हो सकता है अपोजिशन का, कोई इत्तेहाद हो सके? अचकज़ई साहब की मुलाकात हुई है मौलाना साहब से, सर कम से कम महंगाई के हवाले से तो हुकूमत पर आप अकाउंटेबिलिटी, चेक एंड बैलेंस रखें ना, वो भी बिल्कुल नहीं है सर। बिल्कुल वो होनी चाहिए, मगर आप थोड़ा सा इसको 2 साल 2.5 साल जो ना पीछे से शुरू कर दीजिएगा। और ये देखिए कि अपोजिशन की बड़ी जमात तो JUI नहीं है, एडमिटेडली, ठीक है जी। इसके बावजूद जो भी अपोजिशन की बड़ी जमात अपने आप को क्लेम करे, क्या उनकी तरफ से जो भी लीडर्स थे, क्या उन्होंने कभी अपोजिशन को पार्लियामान के अंदर किसी मामले में भी
किसी कमेटी के मामले में, किसी पॉलिसी के मामले में कहीं पे इकट्ठा जो है ना वो एतमाद में लेके आज तक मीटिंग कॉल की है, आज तक बुलवाया। जब नहीं बुलवाया तो इसका मतलब ये है कि फिर हमारे और उनके दरमियान जो है ना वो कहीं ना कहीं पे ऐसे कोई शकूक मौजूद है या ऐसे गैप्स मौजूद हैं जो ब्रिज नहीं हो पा रहे। तो जो ब्रिज नहीं हुए फिर अपोजिशन की बड़ी जमात तो यकीनन ये है और ये इनका क्लेम है कि जी 90% या 90% प्लस जो ना लोग इनके साथ हैं, तो यकीनन ये फिर इनको बिस्मिल्लाह करनी चाहिए, शुरू करें। हम तो शुरू कर चुके हैं, मौलाना खैबर पख्तूनख्वा का भी दौरा कर चुके हैं, पंजाब का भी कर चुके हैं, सिंध का एक दफ़ा कर चुके हैं और आज से 3 दिन के लिए फिर सिंध में, और ये 3 दिन के बाद फिर आगे जो है ना वो 4 जून हम बलूचिस्तान रखा हुआ है। तो हम अपने तौर पे हमने अपनी मूवमेंट शुरू कर दी हुई है। इसके बाद जैसे ही जो है ना वो हम इस पोजीशन में होंगे को कोई तहरीक चला सकें तो शायद हम उसको मूवमेंट को लॉन्च भी कर देंगे। ठीक है सर, ये तो वो दौरे हैं ना जो सर निजी नौयत के होते हैं, सियासी नौयत के होते हैं, मुलाकातें होती हैं। मैं तो स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रही हूँ। जमाती सतह पे जब ऐसा है कि एकदम जो है ना ये तो रिमोट तो नहीं है ना कि रिमोट को आप प्रेस करेंगे चैनल बदल जाएगा। आपने कोई भी तहरीक चलानी होती है कोई, तो फिर उससे पहले पार्टी की जो है ना अंदर जो है ना वो आपने उसको थोड़ा सा मामले को ठीक करना होता है। तो वो पार्टी के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जलसे और मुख्तलिफ उसको हम शुरू हो चुका हुआ है। दरमियान में ये कुछ 60 दिन का वक्फा आ गया या 70 दिन का वक्फा आ गया, ये वजह फिर वो जंग थी ईरान वाली और बाकी ये मामला जो है ना इसकी वजह से चीजें दब गई थी। अब सेनेटर निसार खोड़ो साहब, 28वें तरमीम के हवाले से या किसी भी तरमीम के हवाले से या अपने मामलात के हवाले से पीपल्स पार्टी अगर हुकूमत पर दबाव डाल सकती है, लेकिन पेट्रोल के मामले पे, महंगाई के मामले पे, अवामी मसाइल के मामले पे हम पीपल्स पार्टी का वो किरदार नहीं देख रहे जो होना चाहिए था। आपको तो यहाँ पर ऑपोजिशन के साथ खड़ा हो जाना चाहिए था, ऑपोजिशन के साथ इत्तेहाद कर लेते आपके जी, निकले सड़कों पे और आवाम के लिए कम करवाएं पेट्रोल। अभी तो हुकूमत इतनी शेर हो गई है, चाहे कागजी शेर ही हो लेकिन शेर हो गई है कि जी हम 160 तक टैक्स कर देंगे। अभी मैं और शफकत साहब वही बात कर रहे थे कि 160 पे अगर टैक्स चला जाता है पेट्रोल और डीजल का तो ये तो 500-600 तक कीमत चली जाएगी। निसार खोड़ो साहब, ये अवाम की सियासत है। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि जी पेट्रोल की महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है लोगों की। जी वो लोग जो गरीब हैं, जो सब्जियां खरीदने जाते हैं उनको सब्जियां महंगी मिलती हैं। बिल्कुल जी। जो मोटरसाइकिल चलाता है उसको पेट्रोल महंगा मिलता है, जो रिक्शा में चढ़ता है उसका किराया ज़्यादा हो जाता है। ये बड़े लोग तो सफ़र कर सकते हैं, बड़े लोग अफोर्ड कर सकते हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाना। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं तो पेट्रोल भी लिया जा सकता है, लेकिन असल बात है गरीब लोगों की। गरीब लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, ये काश्तकार हैं जिनकी डीजल की रकूमत बहुत बढ़ गई है और एग्रीकल्चर में यकीनन लोगों को तकलीफ हो रही है। ये सब कुछ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन काफ़ी मजबूत है और JUI जैसी पार्टी भी अपना तौर पर काम शुरू कर चुकी है। तो दूसरी जो पार्टियां हैं असेंबली में वो भी इस चीज़ पर सोचकर अपना शुरू कर सकती हैं। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ आंखें बंद करके हुकूमत का साथ नहीं दे रही, हुकूमत का साथ आंखें बंद करके नहीं दे रही और वो भी अपना जोर लगाते हैं जब लगाना होता है। मैं समझता हूँ इससे बेखबर नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरूर वो भी कुछ ना कुछ सोचेगी। अच्छा मुझे ये बताइए निसार खोड़ साहब जरा क्विकली कि 28वें के हवाले से जरा टेकिंग इट बैक टू द सेम डिबेट, अगर 28th अमेंडमेंट के हवाले से नून लीग हुकूमत कोई आपको डील ऑफर करती है, बिकॉज ये भी खबरें हैं इस्लामाबाद की हवाओं में, तो क्या भाई मुझे सर जी डील की क्या बात है? हम हुकूमत का असेंबली में साथ दे रहे हैं और हमें तो उस वक्त भी कहा गया था कि जी वजारतें ले लो, हमने नहीं ली। अभी कौन सी डील होगी जिसके लिए आप डील की बात कर रहे हैं? अगर वो कोई ऐसी ऑफर करे जो आप रिफ्यूज ना कर सकें, कि हमें ऐसी ऑफर करें जो आप रिफ्यूज ना कर सकें, देन व्हाट? आराम से सुने, डील की बात ही नहीं है क्योंकि डील तो वजारतों की होगी ना। वैसे तो हम प्रेसिडेंट भी हैं, तो चेयरमैन सेनेट भी हैं, तो कौमी असेंबली का डिप्टी स्पीकर भी हैं, तो गवर्नर भी हैं हमारे, तो चीफ मिनिस्टर भी हैं हमारे। डील की इसमें क्या बात है? डील की कोई बात नहीं। पार्टी डील के तैयार नहीं है, जो लेना था वो ले लिया। ठीक
भाई बात सुने, ये लेने वाली बात भी आपने गलत कही। अच्छा चलो सर, हमें पता था, देखे बात सुने गवर्नेंस के ओहदे लिए जाते हैं ना। नहीं ऐसे नहीं गरीदा साहब, आपके हाथ में अगर माइक है, अगर आपके हाथ में माइक है तो इसका ये मतलब नहीं है कि भक्ति कसें। सर माइक आपको भी लगा हुआ है सर, ये मैं कह रहा हूँ सर, बड़ा मैं कह रहा हूँ मेरा, मेरी बात सुने ना जी फरमाइए। हमें पता था कि हम नंबर 3 पार्टी हैं, ठीक, हमने डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट को मलूज़े खातिर रखकर, ठीक, हमारे जो अपोनेंट थे तहरीक इंसाफ, उनको भी ऑफर की थी कि आओ मिलके बैठ के और इस असेंबली को चलाते हैं। उन्होंने इनकार कर दिया। ठीक, और उसके बाद पीएमएलएन के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी और हमने असेंबली चलानी थी, हमने पार्लियामेंट को चलाना था, हमने आइन को बहाल करना था, इसलिए हमने पीएमएलएन का साथ दिया। ठीक, राइट राइट। और साथ देने का मतलब है कि असेंबली चले। सर माजरत वजारतें नहीं चाहिए इंटरप्ट करने के लिए माजरत, लेकिन अनफॉर्चुनेटली माजरत के साथ के ब्रेक का वक्त हो गया। हालांकि मैं शफकत साहब से, हुज़ैफा साहब से कुछ सवाल करना चाहती थी, तो इन दोनों शख्सियात से सवाल, एक छोटी सी स्टे विद अस प्लीज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शफकत अब्बास अवान साहब, आपके ऊपर सारा मुद्दा डाल दिया सेंटर कामरान मुर्तज़ा ने और पीटीआई की कोर्ट में बॉल डाल दी कि आप लोगों ने इकट्ठा करना है अपोजिशन को। आप सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं पार्लियामान में भी, अदरवाइज भी, सो आप इकट्ठा करें अपोजिशन को 28वीं के ख़िलाफ़ भी और महंगाई के ख़िलाफ़ भी, पेट्रोल के ख़िलाफ़ भी। ठीक कह रहे हैं कि जब 26वीं तरमीम पास हो रही थी तो हमने उसमें सिटिंग की, हम बैठे और बैठने के बाद हम काफ़ी हद तक आगे भी चले। तो हमने उस वक्त भी सबको समझाया, जितनी भी अपोजिशन पार्टियां थी, कि बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, ठीक, इसको यहीं पे होल्ड कर लें, वरना इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये हुलिया बिगाड़ के छोड़ेंगे। ठीक है, मुझे मुकम्मल करने के बाद नहीं, वो कहीं और बात कर रहे हैं आपसे, ये इस कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ के छोड़ेंगे। तो 26वीं में मौलाना साहब की पार्टी ने अपनी कुछ बातें उनसे वाकई ड्रॉप करवा ली, जो कहते थे कि ये चीज़ें, तो ये उसमें इनके साथ चले, हुकूमत के साथ। हम तो साइड पे हो गए, हमारे साथ तो नहीं आए ये वापस। फिर 27वीं जब हुई तो मौलाना साहब घर बैठे थे, किसी ने बताया भी नहीं कि 27वीं तरमीम हो रही है। अब 28वीं हो रही है, तो अब पीपल्स पार्टी को कोई नहीं बता रहा कि 28वीं हो रही है। हुकूमत को जहाँ जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत है वो वहाँ पे इस्तेमाल करता है और फेंकता जाता है। लेकिन हुज़ैफा साहब ने कहा ना अभी कि वापसी भी करेंगे। हमें 27वीं में, मैं कह रहा हूँ, हम तो दूर की बात है, वो मौलाना साहब जिसके घर में एक टाइम पे 5-5 इनके रहनुमा इकट्ठे होते थे और एक निकलता था तो दूसरा आ जाता था, वो बेचारे उनके जो कुक और वो भी हैं, वो भी तंग आ गए थे। मुझे खबर मिली है कि इतने लोग इनके वहाँ पे जाते थे कि 26वीं पास करवा दें। ठीक है, जब 27वीं हो रही थी तो मौलाना साहब को इन्होंने पूछा भी नहीं कि आपका हाल चाल कैसा है, ज़रूरत नहीं थी। इसलिए तरमीम जो होती हैं वो तो चलो, अब बात और है, तरमीम का एक प्रोसीजर है, तरमीम तो बार्स में भेजी जाती हैं, तरमीम तो पब्लिक में डिस्कस होती हैं जब आइन में होती हैं। आइन में कोई ऐसे तरमीम हो जाती हैं, एक प्रोसीजर है। जो जमहूरी मुल्क है वहाँ पे तो बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती हैं। लेकिन आप लोग लीड लेना, आप इकट्ठा करें अपने इन सारे मामलों। तो हम बिल्कुल एक दफ़ा फिर सबको दावत दे रहे हैं कि आइन का हुलिया बिगड़वा लिया हमने, कुछ हमारे दोस्त भी शामिल हुए। का हुलिया बिगड़ गया, अवाम का हुलिया अब बिगड़ चुका है। हमारा बिगाड़ते रहते तो फिर बात थी। अब महंगाई की वजह से 25 करोड़ अवाम के साथ जो खेल खेला जा रहा है, जिस तरह उनका खून जो है वो पिया जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है, इसके बाद अगर हम सारे, मैं अपनी बात पहले करूं, हम सारे चुप किए बैठे रहे तो वो जो लोग जिन्होंने हमें इलेक्ट किया, हमें जहाँ पे भेजते हैं, ये उनके साथ बड़ी ज्यादती है। ये चुप करने का वक्त नहीं है। अब जिन लोगों की चीखें हैं वो आसमान को जा रही हैं। हुज़ैफा साहब, आपकी हुकूमत का एटीट्यूड लग रहा है कि आप बैल मुझे मार, या आप लोगों ने समझ लिया है कि अवाम तो निकलती नहीं, अपोजिशन को हमने पहले दबा लिया, हम 28वीं तरमीम करें, हम पेट्रोल की लेवी, टैक्सेस, डीजल के 160 तक ले जाएं, मुल्क में महंगाई की भरमार कर दें। लेकिन देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। हुज़ैफा साहब जी, बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि मेरी आवाज़ मुझे ही आ रही है, अगर अपने प्रोड्यूसर को आप ताकीद कर दें कि पहले नहीं आ रही थी, अभी शुरू हुई है, तो जी, अभी इसको ठीक करवा देते हैं। आप फरमाइए, आप जवाब दीजिए, आवाज़ ठीक कर दीजिए। वो जवाब दे नहीं पाता ना बंदा, आवाज़ इतनी ज़्यादा आ रही होती है। खैर, नाउ इट्स फाइन। गुजारिश ये है कि इन्होंने कहा कि 27वीं तरमीम के वक्त हमने मौलाना साहब को एतमाद में नहीं लिया। रिकॉर्ड के ऊपर है, आपके चैनल्स ने कई दफ़ा कवरेज दी, बहुत कोशिश की मौलाना साहब को उस पर कायल करने की, उन्हें कन्विंस करने की, वो कायल नहीं हुए। तब जाकर हुकूमत ने
27वें तरमीम उनके बगैर पास करने का फैसला किया, और ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। इनको बिल्कुल पता था, बल्कि इनके तो कुछ अरकान पार्लियामेंट ने वोट दिया था, यानी इतना ज़्यादा ही अवेयर थे कि इनके अरकान पार्लियामेंट ने अपने ज़मीन की आवाज़ पर, जब उन्होंने समझा ज़ाहिर वो आज़ाद अरकान पार्लियामेंट थे और उन पर फ्लोर क्रॉसिंग का कानून भी लागू नहीं होता था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद, उन लोगों ने बाकायदा उस तरमीम में वोट दिया। ये कहना कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, लेकिन मौलाना साहब का पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा कद काट है, स्टेचर है। हम वो लोग नहीं हैं कि एक हाथ जो है वो पाँव पर हो और एक हाथ गिरेबान पर हो। मौलाना साहब के बारे में जिस किस्म की ज़बान इनके लीडर ने हमेशा इस्तेमाल की वो किसी ढकी छुपी नहीं, और हम जो है 26वीं के वक्त मौलाना साहब की मिन्नतें करें और 27वीं के वक्त उनसे पूछें भी ना। हमने जितनी कोशिश 26 के वक्त की थी कि उन्हें कन्विंस किया जाए, उतनी ही कोशिश 27वीं के वक्त की थी और उतनी ही कोशिश 28वीं के वक्त करेंगे। ये कह देना कि जो है हम रातों रात को आइन को बिल्डोज करना चाह रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर अवामी अक्सरियत ये फैसला कर ले कि आइन में किसी तरमीम की जरूरत है तो तरमीम होनी चाहिए, और तरमीम होकर रहती है। और अगर जाहिर है हमारे पास मामला पूरा नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनली तो ठीक है कि आपको पार्लियामान की 2/3 चाहिए, लेकिन एक अखलाकी पहलू जो है, एक कानूनी पहलू जो है, उसमें आपको 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को एतमाद में लेना चाहिए। सो अगर नहीं होंगे पीटीआई ऑन बोर्ड, मौलाना साहब की जमात ऑन बोर्ड नहीं होगी, तो फिर बड़ा एक सवाल निशान रहेगा। एनीवे, कमिंग टू महंगाई, इस पर जरा एड्रेस फरमा दीजिए कि आपके तो हुकूमत वाले धड़ल्ले से कहते हैं कि हम 160 तक लेके जाएंगे टैक्सेस पेट्रोलियम मसनूआत पे। नहीं, कोई धड़ल्ले से नहीं कहता, और जो धड़ल्ले से कहते हैं मैं समझता हूँ हुकूमत का खैर ख्वाह भी नहीं है। अच्छा, अब भी लेवी जो बढ़ाई, मैं वजीर पेट्रोलियम कह रहे हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन जाहिर है अगर जस्टिफिकेशन देंगे तो वो गरीब के जख्म पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ होगी। इंतहाई मजबूरी थी, IMF का एक प्रेशर है, जितनी भी साहब का हुकूमतें नहीं, IMF का कोई प्रेशर नहीं, वो 80 रुपए का है, वो 80 रुपए का है के लिए IMF का प्रेशर 80 रुपए का है। वायदा आपका 80 रुपए वाला है IMF के साथ, 160 का बिल्कुल नहीं, आप लोगों ने डबल कर दिया। जी, नहीं, इसको आप गिलास आधा खाली कह रही हैं, गिलास आधा भरा में भी देख लें। 80 रुपए का एग्रीमेंट है, साथ उन्होंने टैक्स टारगेट भी दिया हुआ है कि आपने इतना टैक्स टारगेट अचीव करना है। तो FBR से निकाले ना, नहीं होता तो FBR से निकलवाए ना। आपका FBR फेल हो गया, 5% का जुर्म आप 100% पे लागू करेंगे। FBR का सिर्फ ये कह देना कि FBR फेल हो गया और IMF को नाराज करके भेजने वापस मुल्क दिवालिया हो जाए, ये कोई जवाब नहीं है। FBR का फेलियर अपनी जगह पर, उन लोगों का क्या कसूर है जो टैक्स पेयर ही नहीं है, जो टैक्स जिन पे बनता ही नहीं है, उन पे भी पेट्रोल का तो असर हो रहा है। FBR आपके प्राइम मिनिस्टर खुद हेड कर रहे हैं, खुद चेक करते हैं FBR के कारकर्दगी। हमारे मुल्क में मिस गरीदा मसला ये है कि हमारे मुल्क में हर बंदा उठते है वो कहते हैं मैं दानिश्वर हूँ। थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमीज जितनी भी हैं, इंक्लूडिंग भारत जो एशिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इकोनॉमी है, वहां पर भी इनडायरेक्ट वे में टैक्स कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहां पर भी टैक्स कलेक्शन का निजाम बड़ा तो आप भी कोई दानिश के फूल बखेर दें मेरे भाई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये निजाम हमेशा से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनका मसला रहा है, और हमारे मुल्क में इसलिए ज्यादा है कि हमारी इकोनॉमी 18 से 22 तक इतनी कमजोर हो गई थी कि वो छोटा सा झटका भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। यानी कि आज पेट्रोल अगर 400 का है, 500 का है, तो इमरान खान इसके जिम्मेदार है। इसी नोट पे प्रोग्राम को बंद, आप एग्री कर रहे हैं ना? बस ठीक, इसी नोट पे प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। हुज़ैफा रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, शफकत अब्बास अवान साहब, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सेंटर निसार खोड़। दैट्स अ रैप जी। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।